हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन का सेकंड पार्ट रीड करेंगे। सो लेट्स रीड द चैप्टर। बिफोर रीडिंग द चैप्टर एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब, ठीक है। एक हमने ये डिवाइस भी पढ़ी थी जिसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। इट इज़ यूज टू मेजर हाउ मच ऑब्जेक्ट कैरिंग अ फोर्स। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे को हेल्प करता है कि हमारे को ये जानने में, ये मेज़र करने में कि एक ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है या उस पर है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। फिर हमने ये भी पढ़ा था कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये हमारे लिए ज़रूरी भी क्यों है और नुकसानदायक भी। अब हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में कि इसको हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर हमारा इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हील्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और क्यों मतलब ईजीली यूज़ हो, मतलब ये यूज़ क्यों होते हैं और ये हेल्प क्यों करते हैं कि ईजी बनाने में चीज़ों को। उसके बाद हमारा है फ्लूइड फ्रिक्शन। ये भी एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता है जो अब हम रीड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स रीड द चैप्टर नाउ। Increasing and reducing friction. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. अब आपने देखा होगा कि आपके जो शूज़ होते हैं ना, उसके नीचे क्या बना होता है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो सरफेस है जहाँ पर आप चल रहे हो, जिस पे वो शूज़ रखा हुआ है, उनकी इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे के साथ रहे और आप इजीली फिसलो ना। उसी के साथ मतलब सेम ऐसा हमारा एक तो शूज़ में भी ऐसा ही होता है और टायर्स में भी ऐसा ही होता है। ये देख रहे हो आप कैसे इरेगुलरिटीज़ इधर अलग अलग शेप्स और डिज़ाइंस में होता है। आप हर एक का अलग देखना, हर एक कंपनी मतलब अलग अलग शूज़ में ना आप अलग अलग तरीके की ग्रूविंग देखोगे और हर एक टायर में अलग होता है। सिमिलर हो जाते हैं बट मोस्टली क्या होता है, डिफरेंट वेराइटीज़ आपको मिलती है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपकी ग्रिप बन जाए ग्राउंड से। इस टॉपिक में इतना ही बताया हुआ है। In some situations, however, friction is undesirable and we want to minimize. अब क्या होता है, एक मिनट, सॉरी नीचे का पार्ट रह गया। We deliberately increase friction by making brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels. अब क्या होता है, जब आपको इंक्रीज करना होता है फ्रिक्शन को एकदम से, तो आप क्या करते हैं, जब आप साइकिल चलाते हो क्या करते हो, आप एकदम से ब्रेक दबा देते हो, ठीक है। अब उससे क्या होता है, वो एकदम से रुक जाती है। जो भी बाईसाइकिल है, ऑटोमोबाइल है, व्हीकल है, जो भी है, वो रुक जाता है। पर कैसे? आपने कभी अगर उसका ध्यान से मैकेनिज्म देखा होगा तो क्या होता है, जो आपके ब्रेक्स होते हैं ना, वो आपके टायर्स के अंदर मतलब उनकी जो एक वायर होती है ना, वो टायर्स के पास लगी होती है और उस पर एक हुक टाइप होता है जो उनकी इरेगुलरिटीज़ के बीच में, जो उनके अंदर ग्रूविंग हुई है, उसके अंदर जाके अड़ जाता है, जिससे एकदम से ब्रेक लग जाते हैं। ये वजह है कि ब्रेक क्यों लगते हैं। इसलिए क्या होता है, जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो एकदम से जो हमारा व्हीकल है वो रुक जाता है। But when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. अब इसमें भी तो फ्रिक्शन यूज़ हुआ है ना, तो इसलिए फ्रिक्शन की वजह से ये जो ब्रेक्स हैं वो रोक देते हैं मोशन व्हीकल का। The wheel stops moving. You might have seen the kabaddi players rub their hands with the soil for a better grip of their opponent. Gymnasts apply some coarse substances on their hands to increase friction for better grip. अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कबड्डी खेल रहे हैं या दंगल खेल रहे हैं गांव में या कहीं पर भी, आपने देखा होगा वो यूजुअली अपने हैंड्स पर ना या तो सैंड रब करेंगे या फिर कोई भी हार्श चीज़, ताकि उनकी ना अच्छे से ग्रिप बन जाए, क्योंकि उनके अंदर होती है इरेगुलरिटीज़। और इरेगुलरिटीज़ दूसरे ओपोनेंट जो होता है उनको कैच करने में, उनको पकड़ने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ताकि ईजिली ग्रिप बन जाए। ऐसा ही सेम जिम्नास्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, लाइक इसमें तो अभी हमने पढ़ा कि हम इंक्रीज कर रहे हैं फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद, अभी आएगा हमारा डिक्रीज़ कैसे करना है और डिक्रीज़ क्यों करते हैं।
अब कई बार क्या होता है, हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लाइक आपने कई बार देखा होगा क्या होता है, आपके जो बैग्स होते हैं ना, बाई चांस कभी स्कूल में जब ख़राब हो जाती है तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स अगर आपको कभी आपके साथ हुआ हो तो वो आपको एडवाइस करते हैं, स्टूडेंट्स या जो भी है कोई मतलब आपके आसपास के लोग एडवाइस करते हैं कि उस पर ना ऑयल लगाओ, ग्रीस टाइप, या फिर कोई मोमबत्ती कैंडल लगाओ। ऐसा क्यों? एज बिकॉज उनमें ऐसा क्या करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो इरेगुलरिटीज़ है ना, उनके बीच में एक लेयर बन जाती है, किसके कारण, अगर हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो उनके बीच में एक लिक्विड टाइप स्पेस बना रहा है, तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो उनके बीच में एक लिक्विड सा बना रहे हैं। देखो यहाँ पर एक वो भी है। अब ये है हमारे इरेगुलरिटीज़, ठीक है। अब इसके बीच में क्या था, मान लो अब यहाँ पर ना, यहाँ पर तो दिखा रखा है कंजस्ट हुआ हुआ, बट अब थिंक करो कि यहाँ पर एक और सब्सटेंस है, ठीक है, और उन इसकी और यहाँ पर एक जो ग्राउंड है या कोई भी सरफेस है दूसरा, इनके बीच में इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जब भी ये लुब्रिकेंट जो हमारे को यहाँ लाइट ब्राउन कलर में दिखा रखा है, ये लुब्रिकेंट जब भी उसके बीच में आएगा ना, वो एक पतला सा लेयर उस पर फॉर्म कर देगा, जिससे क्या होगा, वो ईजिली एक दूसरे से स्लिप करेंगे, ठीक है। सो यही वजह है कि लुब्रिकेंट्स इन्हें जो सब्सटेंसेस ऐसे कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं फ्रिक्शन को, उन्हें हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स। यही वजह है जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो हमारे को ईजीली हेल्प करते हैं कि कोई भी चीज़ को वो उनमें से फ्रिक्शन ईजिली क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कई बार कैरम बोर्ड खेलते हुए, कई बार क्या हमेशा एक मतलब पाउडर उस पर स्प्रिंकल करते हैं। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ऑयल जब आप डालते हो, हिंग्स मतलब कि डोर के हिंग्स होते हैं जो साइड में होते हैं ना डोर्स के, आप वहाँ पर या फिर कुंडी में आप वहाँ डालते हो ऑयल, जिससे क्या होता है वो इजीली स्मूथली या फिर मूव करता है। आप बाईसाइकिल और मोटर मशीन्स जो होती हैं इनमें भी ग्रीस का यूज़ करते हो दो पार्ट्स के बीच में। इन सारे केसेस में आप क्या करते हो, रिड्यूस ही करते हो ना फ्रिक्शन को। ये इसलिए होता है ताकि इसकी जो फ्रिक्शन की जो एफिशिएंसी है इंक्रीज हो जाए, ठीक है। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, जब ये सारी चीज़ें दो मूविंग पार्ट्स ऑफ जो है मशीन के उसके बीच में आती हैं, तो एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पतली सी लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे वो इजीली एक दूसरे में रब हो सकते हैं। दे आर मूविंग सर्फेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, और इसलिए वो एक मतलब ये नहीं बिल्कुल हार्शली ऐसे कर रहे हैं, एक दूसरे पर रब कर रहे हैं, उनके बीच में एक पतली सी स्मूथ लेयर हो जाती है जिस वजह से वो इजीली एक दूसरे पे स्लिप हो जाते हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब ये मतलब जो इनकी इंटरलॉकिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है लुब्रिकेंट्स को यूज़ करने के बाद। मूवमेंट्स बिकम स्मूथ। अब यहाँ से आगे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसे हम हाईलाइट कर लेंगे। क्या है यहाँ पर, द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। यहाँ बता रखा है कि लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद बताया, इन सम मशीन्स it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving part is used to reduce friction. अब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है सभी मशीन्स में लुब्रिकेंट्स ही यूज़ हो। क्या होता है कि कुछ मशीन्स में ना एयर एयर यूज़ होती है एज अ कुशन, मतलब उनके बीच में एक लेयर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये सारा पार्ट तो था हमारा लुब्रिकेंट्स का, और मतलब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को और डिक्रीज। अब मेरे पास ना आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में इससे बताना है इसका आंसर। हमने यहाँ पर रीड करा कि लुब्रिकेंट्स तो वो होते हैं जो डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं जो इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। सो आगे अब हमारा आता है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। You may have seen attaches and in attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. अब आपने देखा होगा कि आपके घर में अटैची होगी या फिर सूट्स होंगे जिनके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा व्हील्स यूज़ होता है, या कोई भी रैक होता है ना उसमें भी कई बार आपको देखा होगा आपने व्हील्स यूज़ होते हैं, और उसको ना इतना इजी हो जाता है कि एक बच्चा भी उसे आराम से मूव कर पाता है, उनको घुमाना इतना, चाहे उसमें कितना वेट हो। अब आप थिंक करो आपके घर में कोई रैक है जिसमें ना बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, और मतलब वो इतनी वेजिटेबल्स है नियरली कि 3-4 kgs वेजिटेबल्स हैं, बट उसे उठाना तो बहुत मुश्किल होगा। पर अगर आप वो एक ऐसे रैक में है
जिसके नीचे व्हील्स है उसे मूव करना बहुत ही ईजी होगा। ऐसा क्यों? एज बिकॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, रोल करती है, और उस रेसिस्टेंस मोशन को क्या कहते हैं, दैट्स नॉट टू बी रोलिंग फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हम हाईलाइट कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब रोलिंग जो है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू अ स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। ये हमेशा ही ईजी होता है, आप हर एक वे में देख लो कि ईजी रहता है किसी भी चीज़ को मूव करना अगर उसके पास नीचे व्हील्स हो तो। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वेंशन टू पुट द लगेज फिटेड विद रोलर्स। अब यही रीज़न है कि क्यों लगेज में मोस्टली आप क्या करते हो, मोस्टली जो ये आपके पास लगेज का सामान होता है इनमें आप क्या करते हो, सूटकेस वगैरह में आप यूजुअली ऐसे ही देखते हो ना, जो जिनमें व्हील्स होता है कि वो इजीली कैरी हो सके। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। आपने कहीं अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो व्हील है ना वो एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, मतलब कि ह्यूमन मैनकाइंड का वन ऑफ द, सबसे बड़ा नहीं बट उनमें से एक है। इसलिए है क्योंकि इनसे सब कुछ ईजी हो जाता है मूव करना। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा जोर लग रहा है और रोलिंग में उससे कम। इट मीन्स कैसा है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में अपोज हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा अपोज कहाँ कर रहा है, स्टैटिक में। फिर सेकेंड स्लाइडिंग में उससे कम कर रहा है, और उसके बाद सबसे कम जो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मशीन्स बाय रोलिंग बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। अब आपके पास ना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आप मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कुछ भी ऐसे या फिर आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो रोलिंग फ्रिक्शन में यूज होती है। अब आप उसमें ऐड कर सकते हो व्हील्स एंड सूटकेस, ठीक है, बॉल बेयरिंग्स इन मशीन्स, और ऐसे ही बहुत सारे जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, लाइक अ रैक हैविंग व्हील्स। ठीक है, तो आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो और ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। Common examples are ball bearing between hubs and the axle of ceiling fan and bicycles। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया। अब लास्ट टॉपिक, दैट्स फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके बाद हो जाएगा हमारा चैप्टर एंड। यू नो दैट द एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा लाइट हल्की सी एयर होती है, ठीक है, बट आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, बट फिर भी वो लाइट होती है। Yet it exerts frictional force on object move through it। ठीक है, इसलिए अब क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर फ्रिक्शनल फोर्स डालता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। अब क्या होता है, जब वाटर है या फिर एयर है, दोनों के दोनों ना साइंस की लैंग्वेज में इनको कहा जाता है फ्लूइड्स। ठीक है, और ये जो फ्लूइड्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये जो लाइक पानी में भी कुछ ना कुछ मूव कर रहा होता है कोई ना कोई व्हीकल, और एयर में भी, या फिर कुछ भी एयर में या वाटर में जो मूव कर रहा है ना, ये उस पर एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। फ्लूइड्स उस पर एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड आर फ्लूइड्स। मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सो वी कैन से दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर। हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू, जो भी उनके अंदर से मूव कर रहा है। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। अब जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है ना जो एक्सर्ट किया जाता है फ्लूइड्स के साथ, उन्हें हम ड्रैग कहते हैं, ना कि हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, उन्हें हम ड्रैग कहते हैं। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या होता है, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा था जो फ्लूइड में चल रहा था, उस पर क्या डिपेंड कर रहा है, उसका फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, उसका फोर्स डिपेंड कर रहा है कि उसकी कितनी स्पीड है। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। अब फ्लूइड का नेचर भी डिपेंड करेगा और उसकी शेप भी। ये कैसे, अभी नीचे हम रीड करेंगे। इट इज ऑब्वियस दैट when objects move from fluids they have to overcome friction acting on them। अब ये नॉर्मल सी बात है कि क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर चल रहे होते हैं उनको ओवरकम करना होता है, मतलब कि उनको हटाकर, जो फ्लूइड है जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहे हैं उसे हटाकर आगे बढ़ना होता है। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज होती है।
इसलिए क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बहुत सारे चीज़ें लिखी ताकि उसके फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सके। सो जो ऑब्जेक्ट्स इनमें मूव करते थे ना, उन्हें एक स्पेशल शेप्स देना शुरू कर दिया। और वो शेप क्या थी, दे वर द शेप स्ट्रीमलाइन। ठीक है, और उनको ये आइडिया कहाँ से रहा है, नेचर से। ऑफकोर्स मतलब मोस्टली आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, नेचर से। एज बिकॉज आप देख सकते हो एक प्लेन में और एक बर्ड में कितनी सिमिलरिटीज़ है। आप उनकी पोजीशन देखो, उनका शेप देखो, कितना ज़्यादा सेम है। इसके देखिए आप पीछे से टेल टाइप है, टेल, ठीक है। विंग्स हैं, विंग्स भी बना दिए। आगे से इसकी अगर स्टीम लाइन है, तीखी है मतलब, तो एरोप्लेन की भी तीखी। इट मीन्स साइंटिस्ट को कहाँ से आया ये आइडिया, ये आइडिया आया जो भी एनिमल्स या फिर कोई भी प्लांट वगैरह वाटर में, जैसे वाटर में प्लांट होते हैं, एयर में तो नहीं होते ना। तो जो भी प्लांट्स वाटर में हैं या फिर एनिमल्स वाटर में या उसमें एयर में हैं, उन एनिमल्स से इनको आइडिया आया साइंटिस्ट को कि यस, वो इजीली कैसे मूव करे बाय देयर शेप। और उनकी जो शेप थी वो थी स्टीम लाइंड। इस पैरा में हमारे को टोटली यही बता रखा है कि उनकी जो शेप होती है ना, वो ऐसी होती है कि उनको ज़्यादा फ्रिक्शन यूज़ ही नहीं करना पड़ता। अब आप सोचो कि कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी जगह है जहाँ बहुत सारा प्रेशर है, आप उस पर एक तो जाओ ऐसे और एक जाओ ऐसे, सबसे ज़्यादा प्रेशर इसमें यूज़ होगा और इसमें बहुत कम प्रेशर यूज़ होगा। ऐसे बिकॉज ये कट करके जा रहा है एज अ नाइफ। ठीक है, इसमें अब ये जो पूरा कंप्लीट पैरा है, बस इसमें यही बता रखा है कि उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो कट कर देते हैं। और दिस इज़ वाई द रीज़न कि जो एरोप्लेन्स हैं, बोट्स हैं, शिप्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे आगे से चोंच कह लो या स्ट्रीमलाइन शेप में क्यों बनी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। यहाँ होता है आपका चैप्टर एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी आंसर की। सो टिल नाउ बाय बाय एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट पार्ट. Like and share too.